नमस्कार, स्वागत है आप सभी मित्रजनों का मेरे YouTube चैनल सिद्धांत सरल पद्धति पर। आज हम चर्चा करेंगे सकट योग पर। शकट योग, इसके बारे में लाइव प्रोग्राम में मुझसे कुछ मित्रों ने पूछा था। एक मित्र ने पूछा था खास करके, और फिर कुछ और मित्रों ने भी पूछा था। तो मैंने कहा था मैं वीडियो बनाकर इस पे व्याख्या अच्छे से कर दूंगा आप लोगों को, क्योंकि एक शब्द में मैं वहां एक लाइन में बता देता तो वहां बात वही छूट जाती। मैं कोशिश करता हूं कि एक जो धारा चली आ रही है, जिस गलत अवधारणा भी अगर कोई चली आ रही है, तो उसके बारे में आप अवेयर हो, यानी आपको सही जानकारी मैं पेश कर सकूं। जैसे कि हजारों योग हैं, लाखों योग हैं, आंख बंद करके उन योगों के पीछे दौड़ने से आपको हासिल कुछ नहीं होने वाला, कुछ हासिल होता नहीं है। जैसे विपरीत राजयोग के बारे में मैंने एक वीडियो बनाकर आप लोगों के सामने प्रॉस एंड कॉन दोनों बताए, यानी मुद्रा की पिछली पीठ और अगली पीठ दोनों को सामने रखने की कोशिश मैंने की आप लोगों की। अभी सकट योग का मतलब यही है कि डराने वाला योग है। नेचुरली अच्छा योग ये नहीं कहलाता सकट योग। तो इसका असर क्या होता है? साधारणतः जो लोग जानते हैं, सकट योग का मतलब है एक चक्र, यानी कहते हैं कि रथ के पहिए वाली स्थिति है। रथ के पहिए की तरह जातक का जीवन घूमता रहता है। तो सकट योग बनता कैसे है और सकट योग का इफेक्ट क्या है, वाकई में ये कितना आपको सोच में डालने वाला है, उस पे मैं व्याख्या करूंगा आपके सामने आज अच्छे तरीके से। तो नॉर्मली आप समझ लीजिए, हर विद्या में ही टू स्कूल ऑफ थॉट्स होते हैं। दो तरह के विचार हवा में, बाजार में तैरते रहते हैं हर सब्जेक्ट पे। तो यहाँ भी दो तरह के विचार हैं। कुछ ज्योतिषियों का, कुछ ज्ञानियों का कहना है कि चंद्रमा और बृहस्पति के षडाष्टक योग से सकट योग बनता है। षडाष्टक योग का मतलब ये है कि बृहस्पति से चंद्रमा छठे भाव में हो या अष्टम भाव में हो, तो इसे षडाष्टक योग कहते हैं। उदाहरण के लिए मान ले बृहस्पति अगर प्रथम भाव में है और चंद्रदेव अगर छठे भाव में है, या चंद्रदेव अष्टम भाव में है, और साफ या क्लियर करके समझे तो मेष लग्न में अगर बृहस्पति प्रथम भाव में है और चंद्रमा छठे भाव में है, यानी कन्या में और वृश्चिक में, तो सकट योग बनता है। इसका उल्टा होने से भी सकट योग ही कहलाएगा। यानी चंद्रमा अगर मेष लग्न में बैठा हुआ है और बृहस्पति कन्या राशि में बैठे हुए हैं और वृश्चिक राशि में बैठे हुए हैं अगर कन्या या वृश्चिक में, तो ये सकट योग बन जाएगा। इसे अच्छा योग नहीं कहा जाता। ये तो एक व्याख्या है। दूसरी व्याख्या ये है, प्रथम भाव और सप्तम भाव में अगर सारे ग्रह आ जाते हैं, तो मान लीजिए और कहीं भी कोई ग्रह नहीं है, तो उसे भी सकट योग माना जाता है। तो सबसे पहली बात, लॉजिकली प्रैक्टिकली आपको ये सोचने समझने की जरूरत है कि एकदम प्रथम भाव में सारे ग्रह और सप्तम भाव में सारे ग्रह कब आते हैं। ये यूजुअली ऐसा नहीं होता है, बहुत कम होता है। आप गोचर चक्र घुमा के देख सकते हैं कि कब कब ऐसा योग बना, तो आपको बहुत कम मात्रा मिलेगी ऐसी, और ऐसे बहुत सी कम कुंडलियां मिलेगी जहां आपको इस तरह से योग बना हुआ मिलेगा। एक ही भाव में बहुत ग्रह शायद 70 के दशक के बाद एक बार थे। तो जो भी है वो एक लंबा चर्चा का विषय, उसके लिए पूरा फिर गोचर चार्ट मेरे को निकाल के खोल के बैठना पड़ेगा। लेकिन वो सकट योग जो प्रथम भाव में सारे ग्रह और सप्तम भाव में सारे ग्रह होने से जो सकट योग बनता है, वो अक्सर नहीं बनता है, हमेशा नहीं बनता है। आप जरा खोज के देखिए कितने लोग आपको मिलते हैं इस तरह के योग वाले कि उनका सकट योग ये बना हो। तो ये एक स्थिति ये भी है। अब सेकंड स्कूल ऑफ थॉट जो है वो ये भी कहता है कि चंद्रमा और बृहस्पति के योग जो षडाष्टक योग मैंने बताया, उस वजह से भी बनता है, और लग्न और सप्तम में सभी ग्रह हो तो भी बनता है। और इसके बनने से, इस अशुभ योग के बनने से, क्योंकि ये अशुभ योग कहलाता है, इसके बनने से व्यक्ति को अपमान उठाना पड़ता है, आर्थिक कष्ट उसे मिलते हैं, शारीरिक पीड़ा, मानसिक दंश यानी मानसिक तनाव मिलते हैं, योग्यता को सम्मान नहीं मिल पाता। ठीक है। और इसके साथ ही सकट योग का भंग योग भी बताया गया है आपको। जब बताया जा रहा है कि है ऐसा, तो फिर ये भी बताया जाता है कि टूट कैसे रहा है, और कहने के बाद ये भी फिर आपको बताया जाता है कि परेशान नहीं होना चाहिए। मैंने पहली 4 लाइनों में आपको परेशान करके फिर कह दे कि आपको परेशान नहीं होना चाहिए।
यहाँ इनका कहने का मतलब ये है कि कुछ शुभ ग्रह की स्थितियां इन्हें बचाती भी हैं। ज्योतिष के अनुसार या ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चंद्र अगर बलवान है, अच्छी मजबूत स्थिति में है, तो सकट योग में आने वाली परेशानियों मुश्किलों से जातक घबराता नहीं है और उसे फेस कर लेता है। तो ये ज्योतिष का बहुत नॉर्मल नियम है। चंद्रमा अगर, सूर्य और चंद्रमा दोनों अगर मजबूत है तो जातक परेशानियों को संभाल लेता है। मेरी यहाँ फिर वही बात कहूंगा कि काल सर्प दोष अगर है या योग बना है कहते हैं तो जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव होते हैं। तो आपको ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा कि जिसकी कुंडली में काल सर्प योग नहीं है तो उसकी जीवन में कोई उतार चढ़ाव नहीं है और वो किसी ना किसी देश का राष्ट्रपति है या प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री ही बना हुआ है। ऐसी बात भी नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि ये योग होते नहीं है, लेकिन सिर्फ योग के पीछे आप कंसंट्रेट करके आप ज्योतिष नहीं सीख सकते, और योगों के ऊपर कंसंट्रेट करके आप डरे डरे घूमे या फिर अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो सिर्फ योग का नाम लेकर आप डरा दें, वो भी कोई प्रैक्टिकली बहुत अच्छी चीज नहीं है। ये चंद्रमा मजबूत हो तो जातक यूं भी हर चीज से संभाल लेता है, यानी आने वाली हर मुसीबत को बहुत अच्छे से वो कंट्रोल कर लेता है। साथ दूसरा रूल ये भी बताया गया कि चंद्रमा पर मंगल की दृष्टि होती है तो सकट योग भंग हो जाता है। तो अब ये स्थिति कैसी बनेगी? अगर प्रथम भाव में सारे ग्रह हैं और सप्तम भाव में सारे ग्रह हैं तो चंद्र मंगल भी तो फिर आमने सामने होंगे या कभी एक साथ भी हो सकते हैं। अब दृष्टि अगर नहीं होगी तो भंग नहीं होगा। तो ये कंफ्यूजन या कंट्रोवर्शियल बातें हैं। ये भी कहा गया है कि चंद्रमा एग्जॉल्टेड हो, उच्च राशि का हो तो भी अच्छा है, यानी तभी ये योग जो है प्रभावहीन होता है, सकट योग टूट जाता है। और एक हास्यकर रूल है कि राहु अगर कुंडली में चंद्रमा के साथ युति बनाता है या गुरु पर राहु की दृष्टि है तो सकट योग का अशुभ प्रभाव नहीं भोगना पड़ता। ये बेसलेस बात है और ये बहुत कंफ्यूजन वाली बात है। यूं ही समझ लीजिए कि चंद्र और राहु अगर दोनों एक साथ होते हैं तो ऐसे ही चंद्रमा का बंटाधार हुआ पड़ता है। नॉर्मली चंद्र राहु का ग्रहण योग बनता है। चंद्र राहु की युति आपको सकट योग से बचा लेगी, ये हास्यकर लॉजिक या युक्ति मैं इसे कहूंगा। तो ऐसा नहीं होता है। बेसिकली हम इसीलिए, जो कि मैं केपी एस्ट्रोलॉजी को साथ ही फॉलो करता हूँ, वैदिक के बेसिक को मजबूती से समझने का एडवाइस या इशारा आपको करता हूँ, तो कृष्णमूर्ति पद्धति को फलादेश के लिए इस्तेमाल करने की सलाह मैं इसलिए देता हूँ कि आप इस तरह के सकट योग, अकट योग, भकट योग में भटकते हुए जिंदगी ना गुजार दें। बेसिक चीज जो होती है केपी एस्ट्रोलॉजी में वो ये है कि सीधा रूल है, प्लैनेट नक्षत्र के थ्रू आपको फल देगा। अब सकट योग किसी का बना भी हुआ है तो 1 मिनट के लिए मान ले परेशानी उसको क्यों ज्यादा होगी। नॉर्मल रूल है, देखिए एक घर में या एक भाव में, किसी भी एक भाव में अगर 4 ग्रह एक साथ आ जाते हैं तो उस जातक को समस्या होती है जिंदगी में। उस भाव से संबंधी या तो कमी होती है या उस भाव से संबंधी परेशानी होती है या उसकी जिंदगी में ज्यादातर घटनाएं उस भाव से संबंधी घटती है। इसके पीछे रूल ये है कि उस भाव में बैठे हुए ग्रहों के नक्षत्र में अगर ज्यादा प्लैनेट है तो उसी भाव से संबंधी आपको फल जिंदगी में मिलता रहेगा। तो ये केपी में ये बहुत सिंपल रूल है। सकट योग पे आपने मुझसे प्रश्न पूछा तो अब कई लोग मुझे ये भी कह सकते हैं कि आपने बताने के साथ ही इसका पोस्टमार्टम भी कर दिया। तो मेरा काम या मैं अपना काम ये समझता हूँ कि एज एन एस्ट्रोलॉजर मैं आप लोगों को सही राय, सही रास्ता दिखाने की कोशिश करूं। आप जो अंधे कुएं में फंस रहे हैं योगों के डर से या विभिन्न योगों में सर खपाते हैं, मैं उस अंधे कुएं से निकाल के आपको बाहर रखने की कोशिश कर रहा हूँ। अंधी दौड़ के पीछे मत दौड़िए। जैसे काल सर्प दोष के पीछे अंधी दौड़ लगी होती है, उस दौड़ को रोकने की कोशिश करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप स्थिति को अच्छे से समझें। सकट योग में जो स्थिति बताई गई है उसमें एक सबसे बड़ी बात जो ये है कि रथ के पहिए की तरह जातक का जिंदगी घूमती है। तो ऐसा भी हो सकता है, लेकिन कब होगा जानते हैं? महादशा मान लीजिए सप्तम भाव में बैठे ग्रह की चल रही है और अंतरदशा लगन में बैठे ग्रह की चल रही है। महादशा मान लीजिए सप्तम भाव के बैठे ग्रह के नक्षत्र में है और अंतरदशा प्रथम भाव में बैठे हुए ग्रह के नक्षत्र में है, तो वो जातक जो है दोनों भावों से एक साथ कंट्राडिक्ट करता है और ये स्थिति ज्यादा हो सकती है। यानी अंतरदशा 5 ग्रहों की दशा अंतरदशा एक साथ चलती है जब, तो 3 ग्रहों की दशा एक भाव को यानी सप्तम को और 2 ग्रहों की दशा अंतरदशा जो प्रत्यांतर सूक्ष्म दशा होती है वो प्रथम भाव को सिग्निफाई कर रही है। तो अब शटल कॉक की तरह दोनों तरफ एक बार इस तरह स्थिति बनती है आपकी। तो मैं प्रैक्टिकली लॉजिकली आपको बताऊं
कि अगर ये सकट योग इस तरीके से अगर नहीं भी बनता है तो भी ये स्थिति जातक की जिंदगी में आती है। सकट योग में खराबी क्या है, वो ये है कि ज्यादा ग्रह, चूंकि एक ही भाव में 4 ग्रह और नीचे एक ही भाव में 5 ग्रह, या ऊपर 5 ग्रह नीचे 4 ग्रह, या ऊपर 6 ग्रह नीचे 3 ग्रह, इस तरह से अगर है तो वो स्थिति ज्यादा खराब हो जाती है। मान लीजिए एक साथ 5 ग्रहों की दशा अंतरदशा जो चलती है, 5 फोल्ड दशा महादशा चलती रहती है ना, तो महादशा, अंतरदशा, प्रत्यांतर दशा सप्तम को सिग्निफाई कर रही है और प्राण दशा, सूक्ष्म दशा जो है फर्स्ट हाउस को सिग्निफाई कर रही है। इस तरीके से उनके ग्रहों के नक्षत्र में है या उन्हीं ग्रहों की दशा अंतरदशा चल रही है, तो आप शटल कॉक बन जाते हैं बीच में, इधर भी फल मिलेगा उधर भी मिलेगा, ठीक है ना। तो ये स्थिति आप बड़े आराम से समझ सकते हैं। लेकिन यहाँ एक बात और भी है, आप ये ना समझे कि प्रथम भाव में बैठे हुए ग्रह हैं और सप्तम भाव में बैठे हुए ग्रह हैं तो इन्हीं 2 भावों के ग्रहों का फल मुझे मिलता रहेगा, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि ये जो 9 ग्रह हैं आपके प्रथम और सप्तम में बैठे हुए हैं, ये आपकी कुंडली में जो 12 भाव जो हैं, इन 12 भावों के भी लॉर्ड तो वो होंगे ना, इससे मत भूलिए। एकादशेश मान लीजिए बैठा है लगन में, द्वितीय मान लीजिए बैठा है लगन में, जब दशा अंतरदशा चलेगी, प्रथम भाव का जब फल मिलेगा उनके ग्रह में बैठे हुए नक्षत्र, तो वो एकादश का फल भी देंगे और द्वितीय का फल भी देंगे, तो वो तो धनदायी स्थिति बन जाती है आपके लिए। यहाँ थोड़ी सी स्थिति आपको बेसिक्स, मैं जो कहना चाहता हूँ, मैं बहुत साफ आपको कहता हूँ, ये योग आप पूछेंगे मुझसे, मैं जवाब जरूर दूंगा, लेकिन मैं बेसिकली आप लोगों के प्रश्नों की वजह से इन योगों पे वीडियो डालता हूँ, अदरवाइज मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ इन योगों के बारे में एक्सप्लेन करने को। मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं बताता, खुद से नहीं बताता, पूछता है कोई तो बताता हूँ। तो जितने भी योग वगैरह हैं आप प्रश्न करते रहेंगे तो मैं वीडियो डालता रहूंगा, लेकिन मेरा कहने का मुख्य भाव या मतलब ये है कि इन योगों में भटक के मत रहे। जैसे एक जातक विपरीत राजयोग लिए घूम रहा है, सारी दुनिया में परेशान घूम रहा है, सारे वीडियो उसको यूट्यूब पे मिल रहे हैं कि विपरीत राजयोग बहुत बड़ा राजयोग है, बहुत पैसा देने वाला है, बहुत सफलता देने वाला है, लेकिन जिसकी कुंडली में विपरीत राजयोग है वो मारा मारा फिर रहा है मेरे पास, आपके पास और ज्योतिषियों के पास, अरे देखिए मेरा विपरीत राजयोग है, सारे यूट्यूबर ने कह दिया, सारे यूट्यूब एस्ट्रोलॉजर्स ने कह दिया राजा बनने वाला हूं मैं, क्या हुआ, नहीं बना। तो ऐसी स्थिति का सामना हमें करना पड़ता है। तो स्थिति मेन जो चीज है कि योग तो बनते हैं, लेकिन योगों की जो व्याख्या या एक्सप्लेनेशन या उसका फल जो है निर्भर करता है उनकी कनेक्टिविटी के ऊपर, ये मुख्य बात है। और इसका एक बहुत लंबा पोस्टमार्टम करना होगा अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो। जैसे कि मान लीजिए, उदाहरण के लिए मान लीजिए मेष लग्न में सकट योग बन रहा है, मेष लग्न में सभी ग्रह हैं और तुला राशि में सभी ग्रह है, मतलब 4 ग्रह ऊपर 5 ग्रह नीचे या 5 ग्रह ऊपर 4 ग्रह नीचे, इसी तरह आप समझ लीजिए। तो मेष लग्न में मान लीजिए शनि प्रथम भाव में बैठा हुआ है और शुक्र भी प्रथम भाव में बैठा हुआ है, तो ये तो जातक धनवान हो जाएगा, इसकी स्थिति अच्छी होगी। लेकिन इसी मेष लगन में अष्टमेश मंगल होते हुए लगन में बैठा हुआ है, तो यहाँ तो स्वग्रही हो गया मंगल, लेकिन कन्या का बुध अगर वहां बैठा हुआ है तो यहाँ अष्टम और छठे का योग भी बन गया, तो ये कोई धनवान योग नहीं बने। ऐसा जातक स्वग्रही मंगल होने की वजह से साहसी होगा, आत्मविश्वास से परिपूर्ण होगा, लेकिन छठे का वहां योग हो जाने की वजह से वो साहस ही दिखाएगा और उस साहस की वजह से वो दुश्मनियां खड़ी करेगा, समाज में उसका चर्चा होगा कि बहुत मुंहफट है, ये हर जगह बोलता है, अरे ये तर्क वितर्क में इससे पार नहीं पा सकते। लेकिन वो फिर अमूमन जिसे सक्सेसफुल लाइफ कहते हैं, जिसे कहते हैं जिंदगी में स्टेब्लिश्ड लाइफ है, वो उसको नहीं मिले। तो ग्रहों की ये प्लेसमेंट भी आपको अंतर डाल देती है, इस चीज को आपने समझना जरूरी है। नवमेश मान लीजिए लगन में है तो अच्छा है, पंचमेश लगन में है तो अच्छा है, लेकिन अब द्वादशेश लगन में बैठा है, अष्टमेश लगन में बैठा है, मेष लगन को 1 मिनट के लिए हटा लीजिए आप थोड़ी देर। मिथुन लगन में मान लीजिए शनि बैठा है लगन में, तो वो तो नवमेश अष्टमेश दोनों है, लेकिन अच्छा नहीं है। मिथुन लगन का मंगल अष्टमेश षष्ठेश बैठ गया है लगन में, तो अच्छा तो नहीं है, लेकिन वो मंगल एकादशेश होने की वजह से फिर मेहनत से धनदायी वाली स्थिति भी बना देगा। तो जो एक्सप्लेनेशन है, जो जिसको मैं ब्लेंडिंग्स कहता हूँ, फलादेश करने के लिए, डीपली उसको आपको समझने के लिए ग्रहों नक्षत्रों के कनेक्शन, भावों के कनेक्शन, भावों की प्लेसमेंट इत्यादि
सभी चीजों को आपको कंसिडरेट करना होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने किसी व्यक्ति की कुंडली में देख लिया कि ये सकट योग है, तो जा बच्चा तेरी जिंदगी तो घूमती रहेगी चक्कर की तरह, उसको डरा के आपने वापस भेज दिया। इतना ही अगर आपने सीख लिया कि सकट योग खराब है, कुंडली देखी और जातक को कह दे आपका सकट योग है, आप परेशान रहेंगे, पूजा करवा देते हैं आपकी, सकट योग का जो आपका जो समस्या है वो दूर हो जाए, ये कहने की कोशिश करेंगे। तो अमूमन यही होता है। ये फिर कंट्रोवर्शियल बात की तरफ मैं जा रहा हूँ, लेकिन फिर यही बात है। सिर्फ योगों तक अगर आप फंसे रहेंगे कि ये कालसर्प योग है, ये सकट योग है, ये फलाना योग है, इसकी या तो काट करवा लूं या मैं ये कर लूं वो कर लूं, तो मैं अमूमन यहाँ बड़े साफ अंदाज में आपको कहना चाहूंगा कि सिर्फ योगों तक उलझा के रखने का मकसद जिन लोगों का है, उनका यही है कि उस योग की भयावहता की एक्सप्लेनेशन आपको करके उसके बदले में फिर आपसे कुछ करवा लिया जाए कि उसको हम ठीक कर देंगे। तो अमूमन वो ठीक होता नहीं है, ये बात जान लीजिए आप। आपको ग्रह की प्लेसमेंट, अब सकट योग मान लीजिए मेष लगन में ही तो नहीं बनेगा, वृष लगन में बनेगा, तो वृष लगन में कैसा है, कौन से ग्रह प्रथम भाव में है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मिथुन लगन में बनेगा सकट योग, तो कौन कौन से ग्रह प्रथम में सप्तम में, ये इंपॉर्टेंट होगा। और सभी ग्रहों के जो प्लेसमेंट और ओनरशिप है हर लगन में बदल जाती है। मेष लगन में शनि एकादशेष है, तो मिथुन लगन में अष्टमेश है। कर्क लगन में भी अष्टमेश है, शनि फेवरेबल नहीं है। शनि में षष्ठेश है, सप्तमेश है, फेवरेबल नहीं है। तो मेष लगन में शनि फेवरेबल है, एकादशेष का प्रथम भाव में चले जाना। अब मंगल शनि के शत्रु मित्र को भी सोचते समझते रहिए, वो बात की बात है, लेकिन अंतर पड़ता है इन चीजों का। वही मेष लगन में सकट योग बन रहा है, शनि एकादशेष होकर प्रथम भाव में बैठा हुआ है, केतु के नक्षत्र में है तो अच्छा नहीं है, शुक्र के नक्षत्र में तो अच्छा है, सूर्य के नक्षत्र में है तो अच्छा है। सूर्य शनि शत्रु होने के बावजूद प्रॉस एंड कॉन्स है ना, सिक्के के दो पहलू हैं, तो इन दोनों पहलुओं को आपको जांचना हो। तो मैं सीधी और सच्ची सलाह आप लोगों को ये देना चाहता हूं कि सिर्फ योगों को मत रट लीजिए और योगों के बुरे फल को मत रट लीजिए कि सकट योग बुरा है, हाँ तो बच्चा तेरी कुंडली में सकट योग है, तू तो गया पानी के भाव, तेरी भैंस गई पानी में, इतना ही मत सीख ली। ये बहुत सिंपल ज्योतिष, बहुत डेंजरस ज्योतिष है। तो मैं समझता हूं या मैं चाहता हूं कि सकट योग को दिमाग से निकाल दीजिए आप, याद रखिए, बेसिक्स के तौर पे याद रखिए, लेकिन फिर उसकी जो एक्सप्लेनेशन है, उस कुंडली का जो पोस्टमार्टम है, उसको डीपली कीजिए। फल जो मिलना है जातक को, वो उसकी दशा अंतरदशा ग्रह के अनुसार ही मिल रहा है। किसी व्यक्ति ने मुझसे पूछा 5 ग्रह एक भाव में है तो क्या होगा, तो मैंने कहा 5 ग्रहों की महादशा एक साथ तो नहीं चल, जिस ग्रह की महादशा चल रही होगी वो ज्यादा एक्टिव होगा, बाकी के 4 जो है वो टिमटिमाएंगे पास में, अंतरदशा में आ जाएंगे तो एक्टिव होंगे। तो ऐसा अमूमन संयोग बहुत कम होता है कि 5-fold दशा उन्हीं 5 ग्रहों की चल ले जो प्रथम भाव में बैठे हुए हैं। ऐसा संयोग होता है, कम होता है, हो सकता है, लेकिन वो 5 ग्रह अगर जिस भाव में बैठे हुए हैं तो भैया उनकी ओनरशिप तो किसी और भाव की होगी, और वो ग्रह भी किसी नक्षत्र में बैठे हुए होंगे तो उस नक्षत्र का जो लॉर्ड होगा वो फिर किसी और भाव का ओनर होगा ना, फिर उसकी प्लेसमेंट हो सकता है किसी अच्छी जगह पे हो या बुरी जगह पे हो, यानी अष्टम में हो, द्वादश में हो, तो फिर समस्या है, अच्छी जगह में है तो लाभ है। तो पोस्टमार्टम आपको अच्छे से करना होगा, डीपली देखना होगा उस चीज को। सिर्फ योग याद करके आपको कुछ हासिल नहीं होना है। मैं थोड़ा लाइन से अलग हटकर आपको समझा रहा हूं, अलग से बता रहा हूं, लेकिन मैंने आपको शुरुआत में ही कह दिया कि मैं आप लोगों को अंधे कुएं से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा हूं, नहीं तो मैं भी बाय द बुक बाय द लाइन चलता रहूंगा, मुझे भी क्या जरूरत पड़ी है अलग से बोलने की। मैं अलग बोलकर, हटकर बोलकर समालोचना का शिकार भी तो हो रहा हूं, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि असलियत आप लोगों के सामने आए। सिर्फ योग रट के आप ज्योतिष बनने की कोशिश मत करें, और सिर्फ योग रट कर या बुरे योग को समझकर आप डर जाएं, इसकी भी कोई जरूरत नहीं है। कुंडली में सकट योग नहीं है, कुंडली में कालसर्प योग नहीं है, कुंडली में कोई बुरा योग नहीं भी बन रहा है, अगर जिस तरह के सो कॉल्ड योग दिमाग में हमारे घूमते हैं, फिर भी जातक की जिंदगी परेशान हाल चल रही है, तो वो आपको देखना है, उस चीज को समझना है। हड़बड़ा के आपने सिर्फ योग याद करके डरने वाले या लॉस वाले परेशान नहीं होना है। या तो खुद समझना है
या फिर किसी योग्य ज्योतिष को दिखलाकर उसकी अच्छे से एक्सप्लेनेशन करवानी है। अब योग्य अयोग्य ज्योतिष कौन है, कैसे है, इसका व्याख्या मैं यहाँ नहीं कर सकता, वो आप लोगों के ऊपर निर्भर करता है, आप इसे चॉइस कर। ठीक है, आई होप सकट योग पे जो मैंने आपको बताना था वो एक्सप्लेनेशन कर पाया मैं। तो इजाजत दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में फिर किसी और विषय को लेकर, और कुछ योगों पर ही कुछ वीडियो में अब बैक टू बैक आप लोगों को दूंगा। आप लोग समझ लीजिए, देख लीजिए उन योगों का फल क्या है, जनरल फल क्या है, और कनेक्टिविटी के आधार पे कैसा फल उनका होता है। तो ठीक है, इजाजत दीजिए, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। नमस्कार।